गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा बच्चों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन। यस या नो, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चलिएगा पहला क्वेश्चन की तरफ। और जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपका ईटी ट्यूब से रिलेटेड है। यस या नो, तो आपका क्वेश्चन कह रहा है द नर्स यूज द मिनिमल ओकोल्डिंग वॉल्यूम टेक्निक, यानी कि वो एक टेक्निक यूज करा है जिसके अंदर उसने मिनिमम ये टेक्निक यूज कर रहा है टू इन्फ्लेट। अगर जैसे आपको पता है कि उसका जो बैलून होता है ईटी ट्यूब का उसको अपन डिफ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करते हैं, तो अगर वो उस बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है वो भी क्या मिनिमल मतलब इन्फ्लेट कर रहा है, तो वो कौन से मिनिमम इंसिडेंस किस चीज को रोकने की कोशिश करेगा। ये नो, तो ईटी ट्यूब टू मिनिमाइज किस चीज को मिनिमाइज करेगा, इंक्लूड द व्हाट, यानी कि इनमें से कौन से चीज को वो मिनिमाइज करेगा। ये शनु समझने की बात है। कह रहा है अगला, समझने की बात है, आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि एक नर्स है वो ईटी ट्यूब का कफ है उसको इन्फ्लेट करिए, तो वो मिनिमम इंसिडेंस किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। मिनिमम इंसिडेंस किस चीज को रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या वो हाइपोक्सिया को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्या वो इन्फेक्शन को रोक रहा है, क्या वो एक्सीडेंटली एक्सट्रूबेशन को रोक रहा है, क्या वो ट्रेकियल डैमेज को रोक रहा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लेट करना है उस बैलून को, वो अगर मिनिमम कर रहा है तो क्या उससे हाइपोक्सिया से कोई लेना देना है, नहीं। इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं, एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन से कोई लेना देना नहीं, ट्रेकियल डैमेज से लेना देना है। ये से आपको पता है अगर उसको कफ को ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया वहां पे ज्यादा उसको अगर फुला दिया है तो वहां पे ट्रेकियल डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो वो किस चीज को मिनिमम कर रहा है, वो ट्रेकियल डैमेज होने से रोक रहा है। ये सेनो, अगर कोई नर्स है या कोई एनेस्थेटिक है, अगर उस बैलून को फुला रहे हैं और उसको मतलब मिनिमाइज किस चीज को कर रहे हैं, अगर उसको मिनिमम मात्रा में फुलाया जा रहा है तो वहां पे कहने मतलब ट्रेकियल डैमेज को रोका जा रहा है। वहां पे क्या रोका जा रहा है, ट्रेकियल डैमेज को रोका जा रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं ईटी ट्यूब के बारे में। ये सेनो, अब आपको पता होना चाहिए, अपन बात कर लेते हैं ईटी ट्यूब के बारे में। जो आपकी ईटी ट्यूब है बच्चों, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल जाएगा। ईटी ट्यूब में दो चीजें होती हैं बच्चों, एक तो ईटी ट्यूब को इन्फ्लेट करते हैं, यस या नो, दूसरा ईटी ट्यूब को डिफ्लेट करते हैं। और इन्फ्लेट है वो किससे करते हैं आपको पता है, जहां से फुलाते हैं उसको बोलते हैं पायलट बैलून, आप सभी लोग जानते हैं। जहां से वो एयर पुश करते हैं, जहां से फैला उसको फुलाते हैं, जहां से एयर देते हैं, वो जो रास्ता होता है, वो जो पोर्ट होता है, उसको बोला जाता है पायलट बैलून। जैसे ना ये सभी लोग जानते हैं आप, ये शनो। और इससे 8 से 10 ml एयर, ये शनो, ये इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 ml एयर है वो अपन इसको फुलाने के लिए काम में लेते हैं, ये शनो। या फिर अपन इसको डिफ्लेट करते हैं, ये शनो। करेक्ट इन्फ्लेट अगर हुआ, ये शनो, अगर आपका करेक्ट इन्फ्लेट हुआ तो इसका मतलब करेक्ट मतलब जितना फुलाना चाहिए था 8 से 10 ml अगर अपन ने फुलाया उतना ही फुलाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईटी ट्यूब है, जो आपकी जो ईटी ट्यूब है वो राइट प्लेसमेंट में रहेगी। सीधी सी बात है, ईटी ट्यूब है वो राइट प्लेसमेंट में रहेगी, ना तो वहां पे एस्पिरेशन होगा और ना वहां पे ट्रेकियल डैमेज होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। ईटी ट्यूब जो है वो आपकी राइट प्लेसमेंट के अंदर वहां पे रहेगी। अगर आपने वहां पे उस पायलट बैलून के द्वारा और आपने वहां पे लेस एयर अगर आपने वहां पे पुट किया है, तो वहां पे क्या होने के चांसेस रहेंगे, वहां पे प्यारे बच्चों आपको एस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एस्पिरेशन होने के चांसेस होंगे, ये से नो। और अगर आपने उस एयर को मोर अमाउंट में, अगर जितना एयर देना चाहिए तो उससे अगर अपन ने मोर अमाउंट में अगर एयर दी है, तो आपको पता है वहां पे ट्रेकियल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। क्या होने के चांसेस रहेंगे, ट्रेकियल डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं एस्पिरेशन की। सबसे पहली चीज तो ये कि जो वो
पायलट बैलून जो है वो बैलून का यूज क्या है, हर कोई आदमी ये सोचता है उस पायलट बैलून का जो यूज है वो उस 82 को रोकने के लिए नहीं प्यारे बच्चों, उसको रोकने के नहीं है। आपको पता है उस 82 को रोकने के लिए अपन जैसे उसको माउस से यहाँ पे डालते हैं तो वहां से अपन इसको बैंडेज से क्या करते हैं, बांधते हैं। तो वहां पे रोकने का काम तो उस बैंडेज ने ही कर लिया। ये क्या कर रहा है, ये आपको पता है एस्पिरेशन को रोक रहा है। ये जो ट्यूब है ये ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के अंदर ये इस तरीके से वो बैलून फूलेगा, बैलून फूलेगा। तो अब इसका मतलब ये वो बैलून बिल्कुल ट्रेकिया के चिपक जाएगा। पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, ये सुनो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस है, और अनकॉन्शियस है तो उसकी जो भी मसल्स हैं वो सारी रिलैक्स हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब वहां पे आपको पता है कि धीरे धीरे माउथ से सलाइवा है, लार है, वो धीरे धीरे वहां पे अंदर जाने की कोशिश में रहती है। लेकिन अगर वो अच्छे से चिपका हुआ है, अच्छे से जितना फुलाना चाहिए उतना फुलाया हुआ है, तो वहां पे वो एस्पिरेशन होने नहीं देता है। मैं बेसिकली जो पायलट बैलून है उसका रोल ही यही है, वो वहां पे एस्पिरेशन से बचाता है। ये सुनो, लेकिन कह रहा है कि आपको जितनी एयर देनी थी उससे अगर लेस अमाउंट में दिए, लेस अमाउंट में दिए, इट मीन्स वहां पे वो ट्यूब क्या है, लूज है। ये है ना, वो आपकी ट्यूब क्या है, लूज रहेगी वहां पे। अगर वहां पे ट्यूब लूज रहेगी इट मीन्स ये आपका ट्रेकिया था, ये ट्यूब थी, यहाँ पे पायलट बैलून को फुलाया, लेकिन पास में थोड़ी बहुत जगह रहेगी क्योंकि वहां पे वो क्या था, लूज था। इस कंडीशन में अब जैसे भी सलाइवा वगैरह वहां पे धीरे धीरे क्या चली जाएंगी, उसके साइड वाले हिस्से से अंदर की तरफ चले जाएंगे और वहां पे एस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन आपसे ये आता है कि आप अगर वहां पे इन्फ्लेट कर रहे हो बैलून को और अगर वहां पे आपने लेस एयर यूज में किया है तो क्या होने के चांसेस हैं, तो वो एस्पिरेशन होने के चांसेस हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत, अगर वहीं पे ही आपने अगर एयर को ज्यादा भर दिया और उस बैलून को ज्यादा फुला दिया बच्चों, तो अगर लॉन्ग टाइम तक ज्यादा फुला हुआ जो बैलून है वो वहां पे ट्रेकिया को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। वहां पे ट्रेकिया को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। दो प्रकार की ट्यूब आती है, दो प्रकार की प्यारे बच्चों ट्यूब आती है, ये से नो। एक तो जो आती है वो ट्यूब आती है नॉर्मल वाली, एक तो आती है ट्यूब आती है वो कौन सी वाली, नॉर्मल। एक आती है सबग्लोटिक, और नेक्स्ट वन आती है वो आती है सबग्लोटिक, है ना। एक आती है सबग्लोटिक ट्यूब, सबग्लोटिक। तो ये सबग्लोटिक जो ट्यूब है वो क्या होती है, बेस्ट ट्यूब होती है। नॉर्मल वाली से जो सबग्लोटिक जो ट्यूब है वो क्या होती है, बेस्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे सक्शन पोर्ट पाया जाता है, इसके साथ में सक्शन पोर्ट वहां पे पाया जाता है। यानी जो सबग्लोटिक वाली जो होती है, सबग्लोटिक वाली जो ट्यूब है वहां पे आपका सक्शन पोर्ट है वो वहां पे अवेलेबल होता है, जिससे आपको पता है कि लेस चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, लेस चांसेस ऑफ एस्पिरेशन, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर वहां पे सक्शन होने की जगह है, अगर अपन बार बार वहां पे सक्शनिंग कर रहे हैं तो वहां पे चांसेस नहीं है किसके, एस्पिरेशन होने के चांसेस नहीं है। इसलिए जो बेस्ट होती है वो सबग्लोटिक जो ट्यूब है वो क्या होती है, बेस्ट होती है। अब अगर बात कर लेते हैं, अब अगर अपन बात कर लेते हैं, एक पेशेंट है उसको ट्यूब लगाओ और एक्सीडेंटली, देखिए मैं इसके ऑप्शनों पे बात कर रहा हूं, मैं इसके प्यारे बच्चों ऑप्शनों पे बात कर रहा हूं। देखिए हाइपोक्सिया से कोई लेना देना नहीं है, इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये बात करें एक्सीडेंटली, ये आपका एक्सटूबेशन, ये सुनो कि हो सकता है वहां पे एक्सीडेंटली एक्सटूबेट हो जाए, तो यानी कि इस कंडीशन से एक्सटूबेट होगी नहीं, ये सुनो एक्सटूबेट यहाँ पे। लेकिन ये बात कर रहा हूं मैं, अगर एक्सीडेंटली एक्सटूबेट अगर ट्यूब हो जाती है, इफ ट्यूब इज एक्सटूबेटेड, अगर आपको वहां पे ट्यूब एक्सीडेंटली एक्सटूबेटेड हो जाए, किस कंडीशन में हो सकती है, या तो वहां पे मरीज है उसको पकड़ के खींच लेता है, या तो उस ट्यूब को जो मरीज है वो उसको वहां पे पकड़ के खींच लेता है, या फिर जो उसका ट्यूबिंग सिस्टम जो होता है वो हो सकता है वहां पे वेंटिलेटर से जो जुड़ा हुआ वहां से वो खींचा हुआ हो। तो कोई भी एक्सीडेंटली ऐसी कंडीशन हो सकती है जिससे वो ट्यूब है वो अपने आप निकल गई। तो सबसे पहली बात है कि आपको उस ट्यूब को वहां पे वापस डालने की जरूरत नहीं है। एज इन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, आपको वापस डालने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पे, आपको पता है, आपको वहां पे एम्बू बैग के द्वारा, आपको वहां पे एम्बू बैग के द्वारा उसको हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है। ये से ना, उसको आपको हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना, आपका क्या काम है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट,
आपका यही रोल होता है। अगर ट्यूब है वो एक्सीडेंटली निकल जाती है तो आपको मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है। आपका फर्स्ट काम ये होता है। यस या नो समझ में? अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि इफ द पेशेंट इज ऑन द वेंटिलेटर, जो पेशेंट है, मान लो एक मरीज है वो वेंटिलेटर पे है, एक जो मरीज है वो वेंटिलेटर पे है, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि जो बेड साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसका क्या नाम हो, तो उसका नाम होता है बच्चों एम्बूबैग। उसका नाम क्या होता है? एम्बूबैग। एम्बूबैग इज द नेसेसरी, यस या नो, ऑफ वेंटिलेटर पेशेंट। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो वहां पे आपको एम्बूबैग वहां पे होना जरूरी है। इसको बैग वाल मास्क के नाम से जाना जाता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, बैग वाल मास्क, यस या नो, बैग एंड वाल मास्क के नाम से जाना जाता है और इसको अपन लोग जनरल भाषा में एम्बूबैग से जानते हैं, यस या नो। अब जो बात आती थी इनफ्लेट की बात हो गई, लेकिन अगर अपन दूसरी बात, अगर अपन डिफ्लेट की बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट लॉन्ग समय तक वेंटिलेटर पे है तो मैं ये कह रहा हूं जो वो बैलून है, जो ये बैलून है बेटो, यस या नो, उसको टाइम टू टाइम, यस या नो, उसको एक टाइम टू टाइम या एक फिक्स इंटरवल के बाद में कुछ समय के लिए उसको डिफ्लेट भी करना होता है। ये ना, उसको डिफ्लेट भी करना होता है। अगर अपन ने ऐसा नहीं किया तो आपको पता है कि लॉन्ग टाइम तक, ये नो, लॉन्ग टाइम तक ट्रेकिया के ऊपर अगर एक जैसा ही प्रेशर लगता है प्यारे बच्चों, तो वहां पे ट्रेकियल इंजुरी होने के चांसेस होते हैं। यस या नो, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा बच्चों ट्रेकियल डैमेज, यानी कि ट्रेकियल डैमेज होने से बचाता है। अगर उस कफ को वहां पे मिनिमम वो फुलाता है तो, यानी नॉर्मली वो फुलाता है तो ट्रेकियल डैमेज जो होता है उसके होने से बचाता है। ये से नो, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये से नो, उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है कि इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिएगा आप। ये जो आपका इमेज है, इस इमेज को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा। ये शेनो, मैं आपको अभी बता देता हूं, इसको फोगर मशीन के नाम से जानते हैं। इसको मशीन को फोगर मशीन के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, फोगर मशीन। इस इंस्ट्रूमेंट जो आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट पड़ा है इसको फोगर मशीन के नाम से जानते हैं। ये शेनो, इसको कोई दिक्कत, और ये आपको पता होना चाहिए कि फ्यूमिगेशन के काम आती है। इस फोगर मशीन का जो यूज की अगर अपन बात कर लेते हैं, फोगर मशीन की यूज की बात कर लेते हैं, तो ये आपको फ्यूमिगेशन के काम आती है। किस काम आती है? फ्यूमिगेशन के काम आती है। अब बोलेंगे साहब फ्यूमिगेशन किस चीज का होता है? फ्यूमिगेशन हर चीज का किया जाता है बेटा। फ्यूमिगेशन आपका वार्ड का हो सकता है, फ्यूमिगेशन आपका ओटी का हो सकता है, फ्यूमिगेशन आपका आईसीयू का हो सकता है। ये चैनो, तो वहां पे इस इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम ही पूछा जाता है तो नाम वहां पे उसको बोला जाता है फोगर मशीन। और जो फोगर मशीन है उसका यूज होता है, वो आपके सामने आप सभी लोग जानते हैं कि इसका यूज है वो फ्यूमिगेशन के काम में आता है। ये चैनो समझ। इसका जो आजकल जो सॉल्यूशन यूज करते हैं, जैसे जो पहले की बात करें अपन, अगर अपन इसमें पहले जो सॉल्यूशन काम में आता था, ये से ना, वो आपका आता था फॉर्मलिन आता था, फॉर्मलिन आता, KMnO4 आता। ये चीजें किसी टाइम पे, और आपको पता है कि फ्यूमिगेशन के अंदर काम आती थी। ये ना, आजकल जो सॉल्यूशन काम में आता है वो है ना, उसको बोलते हैं इकोसिल्ट। ये से नो, उसको बोलते हैं इकोसिल्ट के नाम से जाना जाता है, या फिर उसको बेसिसिल्ट के नाम से भी जानते हैं, बेसिसिल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये से नो, आजकल इकोसिल्ट या बेसिसिल्ट के नाम से आता है। पहले जो आता था वो फॉर्मलिन या फिर KMnO4 है, ये काम में लिया जाता है। और इसके अंदर आपको पता है, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन प्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट होती है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड 11%, यस या नो, या फिर इसके अंदर और इसके साथ में सिल्वर नाइट्रेट होता है 0.01%, 0.01% होता है इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट। जो इकोसिल्ट जो होता है इसके अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड होता है वो कितना होता है? 11%।
ये शनो हाइड्रोजन प्रोक्साइड जो होता है वो कितना होता है 11% इसके अंदर होता है। समझ में आ गई बात। और ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। जैसे नो ये किसका काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली देखिएगा अगर अपन बात करते हैं 1 लीटर, अगर अपन बात करते हैं 1 लीटर के अंदर आपको पता है कि 900 ml जो होता है वो प्यारे बच्चों आपका वाटर होता है, और इसके अंदर जो 100 ml जो है वो आपका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ये जो सॉल्यूशन होता है ये आगे से रेडीमेड आता है, बना बनाया आता है। इसको आपको क्या करना होता है, वाटर में डिजोल्व करना होता है। इसको आपको क्या करना होता है, वाटर के अंदर डिजोल्व करना होता है, और लगभग 45 से 60 मिनट तक, 45 से 60 मिनट तक ये वहां पे होना चाहिए। और आपको पता है इसके अंदर वेपोर यानी इसके अंदर भाप के द्वारा ये फ्यूमिगेशन होता है, और उसके बाद में आपको 45 से 60 मिनट तक उस रूम को क्या करना है, क्लोज करना है वहां पे, और वहां पे वेपोर बनती है। ये शनो मतलब समझ में आ गया। तो वहां पे गेट वगैरह वो सारे क्या करने हैं, आपको क्लोज करने। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो आजकल मॉड्यूलर ओटी होते हैं, ये शनो क्या होते हैं बच्चों, मॉड्यूलर जो ओटी होता है, देखिए उसके जो कंसंट्रेशन है, जैसे मैंने सॉल्यूशन 100 ml बताया था, 900 ml उसके अंदर अपन ने पानी बताया था, तो वो सॉल्यूशन है वो चेंज भी हो सकता है। अगर कोई वार्ड में है तो वार्ड में 100 ml कर सकते हैं, कोई ज्यादा कंटामिनेटेड वार्ड है वहां पे उसको 100 की बजाय 200 ml भी वहां पे कर सकते हैं। ये शनो अगर कोई मॉड्यूलर ओटी है या फिर आपके सामने कोई आईसीयू है, मॉड्यूलर ओटी है या फिर आईसीयू है, तो वहां पे आजकल एक डीप क्लीनिंग की जाती है। वहां पे डीप क्लीनिंग की जाती है, वहां पे फोगिंग वगैरह नहीं किया जाता है, वहां पे फोगिंग वगैरह नहीं किया जाता। वहां पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ जो है उनके जो इंस्ट्रूमेंटों के जो कुछ फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं, वहां पे वो धुआं अगर जाके मतलब जम जाता है, इसलिए वहां पे फोगिंग वगैरह का जो सिस्टम है वो नहीं होता है। तो वहां पे डीप क्लीनिंग होती है। ये से ना वहां पे भी जो यूज है वो आपका इकोशील्ड ही होता है। यूज तो वहां पे इकोशील्ड होता है, लेकिन वहां पे एक तरीके से इकोशील्ड का पोछा लगाया जाता है। आप समझ रहे हो बात को, इकोशील्ड का पोछा लगाया जाता है। वहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो 200 ml सॉल्यूशन होता है, और उसके अंदर 800 ml आपका क्या होता है, वाटर होता है। उसके अंदर 800 ml आपका वाटर होता है। यस या नो, समझ में आई बात। 800 ml आपका क्या होता है, वाटर होता है, यानी कि इसके कंसंट्रेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है। कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो ये बहुत अच्छे से ज्यादा मतलब बहुत अच्छे से क्या होगा, क्लीन उसके मतलब ज्यादा, यानी कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी ये चीज है वो उसके ऊपर इफेक्टिव क्या होगी, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। समझ में आई बात आपको। तो अगर अपन बात कर रहे थे इस इमेज की, इसको फोगर मशीन के नाम से जाना जाता है। ये फ्यूमिगेशन के काम आती है। पहले फ्यूमिगेशन के अंदर आपको पता है, पहले फ्यूमिगेशन के अंदर आपको पता है कि फॉर्मलिन वगैरह की गैस केमनोफोर वगैरह यूज किया जाता था। ये शनो आजकल जो है वो इकोशील्ड या फिर बेसिशील्ड के नाम से आता है। और इसके अंदर क्या सॉल्यूशन होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ये सेनो इसके अंदर आपको पता है H2O2 होता है 11% वाला, और सिल्वर नाइट्रेट होता है वो 0.01% होता है। ये दोनों मिलकर डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। ये जो सॉल्यूशन है, अगर नॉर्मली वार्ड को आपको फ्यूमिगेट करना है तो 1 लीटर के अंदर 900 ml तो इसके अंदर वाटर होगा, और आपका 100 ml क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से वहां पे काम करेगा। और आपको पता है कि 45 से 60 मिनट का समय रहेगा, और इस इंस्ट्रूमेंट से वेपर बनती है, भाप बनती है, और उससे वो क्या होता है, उस कमरे में, वो कमरा चारों तरफ से, वो ओटी का कमरा मतलब आईसीयू का कमरा कुछ भी है, वो चारों तरफ से क्या होता है, बंद होता है। और 1 घंटे तक कम से कम ये 30 से 45 मिनट या 45 से 60 मिनट तक इस मशीन का यूज होता है। उस समय तक रूम वगैरह, खिड़कियां वगैरह सब कुछ क्या होती हैं, क्लोज होता है। ना अंदर की एयर बाहर जाती है, ना बाहर की एयर अंदर आती है। ये सुनो, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मॉड्यूलर ओटी आईसीयू के अंदर किस तरीके से क्या किया जाता है, तो आजकल वहां पे डीप क्लीनिंग का शेड्यूल चला आ रहा है। आजकल वहां पे भी इंस्ट्रूमेंट वहां पे जो सॉल्यूशन है वो इकोशील्ड काम में आता है, लेकिन उसका पोछा लगाया जाता है। वहां पे भाप के द्वारा
वेपोर के द्वारा धुआं वहां पे काम में नहीं लेता। वहां पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके फिल्टर वगैरह क्या हो सकते हैं, जाम हो सकते हैं। ये से वहां पे जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट मात्रा में लिया जाता है। वहां पे 100 ml लिया जा रहा था और यहाँ पे आपके सामने 200 ml लिया जाएगा और 800 ml इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। ये शेनो जितना कंसंट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है, जितनी कंसंट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है, उतना ही वहां पे डिसइंफेक्शन बहुत अच्छे से किया जाता है। ये शेनो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द नर्स आस्क द क्लाइंट टू रीड द स्नेलन चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग द टेस्ट। ये शेनो एक नर्स है, वो उस क्लाइंट को स्नेलन चार्ट है वो रीड करने के लिए बोलती है, तो वो किस चीज का टेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो भी दी हुई है वो सारी क्रेनियल नर्व दी हुई है। यानी कि वो क्या दी हुई है, क्रेनियल नर्व दी हुई है। सीधा सा इसका एग्जाम्पल है कि तो कौन सी क्रेनियल नर्व है वो इसके अंदर काम आता है। इस टेस्ट के अंदर कौन सी क्रेनियल नर्व काम आती है, क्या ट्रोक्लियर आती है, क्या ओल्फैक्टरी आती है, क्या ओकुलोमोटर आती है, और क्या वहां पे आपकी ऑप्टिक आती है। ये तो ये जो क्रेनियल नर्व होती है ये कितनी होती है, 12 क्रेनियल नर्व। ये कितनी होती है प्यारे बच्चों, 12 क्रेनियल नर्व। पहले तो 3 तो शुरुआती में ओ लिख लो आप, क्या तीनों शुरुआती जो आएंगे वो कौन से आएंगे, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमीटर। ये ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ओकुलोमोटर। ये पहले आ गई आपकी ओल्फैक्टरी, विजन, स्मेल। ये सबसे पहली वाली स्मेल से रिलेटेड। नेक्स्ट वाली है वो विजन से रिलेटेड। नेक्स्ट वाली वो आपकी आई मूवमेंट से रिलेटेड है। ओकुलोमोटर जो है वो आपकी आई मूवमेंट से रिलेटेड है। ट्रोक्लियर, टी। ये नेक्स्ट वन आपकी आ गई ट्रोक्लियर। नेक्स्ट आ गई ट्राइजेमिनल। नेक्स्ट वन आ गई आपकी ट्राइजेमिनल। ये ये आ गई आपकी एब्डुसेंट। ये आपकी एब्डुसेंट। ये नेक्स्ट वन आ गई आपकी फेशियल। ये नेक्स्ट वन आ गई आपकी फेशियल। नेक्स्ट वन आ गई आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर, वेस्टिबुल कोक्लियर। ये नेक्स्ट वन आ गया आपकी वेस्टिबुल कोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल। ये आ गया आपकी ग्लोसोफेरिंजियल। ये वेगस। नेक्स्ट वन आ गई आपकी वेगस। नेक्स्ट वन आ गई आपकी एसेसरी। नेक्स्ट वन आ गई आपकी एसेसरी। और नेक्स्ट वन आ गई आपकी हाइपोग्लोसियल। हाइपोग्लोसल। ये H4 हाइपोग्लोसल। अगर इधर अपन वेगस के बारे में बात करते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। क्या होती है, लॉन्गेस्ट नर्व, लॉन्ग। ये सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है प्यारे बच्चों। क्या होती है, लॉन्गेस्ट नर्व की बात करते हैं तो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व ये होती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप स्नेलर चार्ट आपने देखा होगा, स्नेलर चार्ट आपने देखा होगा। सबसे पहले जब भी अपन कोई आई का एग्जामिनेशन करते हो, जब कोई आई का एग्जामिनेशन करते हो, तब आपके सामने स्नेलर चार्ट रखा जाता है। उसके अंदर आपको पता है कि ABCD वगैरह वो भी लिखे जाते हैं। और कुछ अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके लिए वहां पे ABCD के अलावा कुछ चीजें ऐसी, कुछ इस तरीके के साइन वहां पे होते हैं, जैसे इस तरीके का, इस तरीके का। तो उसको ऐसे पूछा जाता है कि इसका जो माउथ है वो ऊपर की तरफ है, दाएं है, बाएं है। तो इस तरीके का जो चार्ट होता है वो होता है स्नेलर चार्ट। और आपको पता है उसको देखने के लिए, उसको देखा जाता है। और देखने के लिए आपको पता है, देखने के लिए जो आती है काम में, वो आती है विजन से रिलेटेड। और जो विजन वाली जो नर्व होती है वो कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व। ये होती है आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व।
सेकंड क्रेनियल नर्व होती है वो होती है कौन सी, ऑप्टिक नर्व है। और जो ऑप्टिक नर्व का यूज है वो किस में है, विजन से रिलेटेड है। यस या नो, विजन से रिलेटेड है। समझ में आ गई बात। ट्राइजेमिनल है वो आपकी लार्जेस्ट नर्व है। क्या है प्यारे बच्चों, ट्राइजेमिनल है वो आपकी लार्जेस्ट नर्व है। क्या है, लार्जेस्ट नर्व है वो क्या है, ट्राइजेमिनल है। और जो ट्रोक्लियर है वो स्मॉलेस्ट है। यस या नो, ये है आपकी स्मॉलेस्ट नर्व है। समझ में आई बात, ये है आपकी क्या है, स्मॉलेस्ट नर्व है। समझ में आ गई। तो क्रेनियल नर्व की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं वो ओल्फैक्टरी नर्व है जो स्मेल से रिलेटेड। ओल्फैक्टरी जो नर्व होती है वो किससे यूज में आती है, स्मेल से रिलेटेड। अगर आपको किसी चीज का मालूम चलता है कि ये सुगंध है कि दुर्गंध है, इन सारी चीजों का जो पता चलता है वो ओल्फैक्टरी नर्व है। और ये आपको क्रेनियल नर्व टाइप फर्स्ट नंबर की, एक नंबर, इसको नंबरिंग वाइज से आपको याद करना है। तो सेकंड नंबर की है वो आपकी ऑप्टिक है। जो आपकी थर्ड नंबर की वो आपके ओकुलोमोटर है। और जो ओकुलोमोटर जो नर्व है वो आई मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ये ओकुलो मोटर जो नर्व है वो आई से रिलेटेड होती है। जो फोर्थ वन जो आती है आपकी, वो आती है आपके ट्रोक्लियर, और जो होती है वो स्मॉलेस्ट नर्व होती है। फिफ्थ वन होती है वो आती है ट्राइजेमिनल, जो आपकी सबसे लार्जेस्ट नर्व होती है। सिक्स वन जो होती है वो होती है बेटा ये आपके अब्डुसेंट। और जो सेवंथ है वो आपकी फेशियल, और एट है वो आपकी कौन सी होती है, वेस्टिबुलर कोक्लियर। यस या नो। जो नाइन है वो आपकी कौन सी है, ये सीरियल वाइज थोड़ा चेंज हो गया होगा। यस या नो, फर्स्ट ओल्फैक्टरी 1, ऑप्टिक 2, ओकुलोमोटर 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ बिल्कुल 6 नंबर की वेगस है, 10 नंबर की आपकी वेगस होती है, 11 नंबर की आपकी एसेसरी होती है, और आपकी 12 नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो होती है हाइपोग्लोसल। ये से नो क्या होती है, हाइपोग्लोसल। समझ में आ गई बात। सारी नर्व का अपने आप में अलग अलग यूज होता है। ये सिर्फ इससे जो रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपके सामने बने। पहली बात तो सबके नाम याद रखने बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर आपकी ओल्फैक्टरी स्मेल से रिलेटेड है, ऑप्टिक नर्व विजन से रिलेटेड है। ये से नो ओकुलोमोटर है वो आई के मूवमेंट से रिलेटेड है। सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ट्रोक्लियर है, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो ट्राइजेमिनल है। ये से नो, और सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो आपकी वेगस है। ये से नो, वो आपकी कौन सी है, वेगस है। यहाँ पे मतलब स्नेलर चार्ट को रीड करने के लिए विजन की जरूरत होती है, और विजन से रिलेटेड जो नर्व होती है वो सेकंड नंबर की नर्व होती है, और उसका नाम है आपका ऑप्टिक नर्व है। ये से नो, ऑप्टिक नर्व है उसका नाम है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। चलिएगा अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूरिन सैंपल से रिलेटेड एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्ट फ्रॉम। ये चलो कल्चर के लिए यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना है, कौन से टाइप का आपको यूरिन लेना चाहिए? क्या फर्स्ट यूरिन आपको लेना है, क्या लास्ट यूरिन आपको लेना है, क्या मिड स्ट्रीम यूरिन आपको लेना है, क्या ऑल ऑफ अबोव सारे प्रकार के यूरिन सैंपल आप ले सकते हो, किसी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो यूरिन होता है वो तो ज्यादातर प्रेगनेंसी के लिए काम में आता है। फर्स्ट यूरिन आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं, ये सुनो प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं, जब वो आपका जो HCG हार्मोन, ये सुनो HCG हार्मोन जो वो कार्ड वाला जो आप टेस्ट करते हो, उसके अंदर जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो बेटा, वहां पे आपको फर्स्ट यूरिन काम में लिया जाता है। वहां पे कोई लास्ट यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन ऐसी कोई वहां पे जरूरी नहीं होती है। लास्ट यूरिन है वो किसी भी चीज के अंदर यूज नहीं आता है। ऑल ऑफ अबोव वाला क्वेश्चन बेकार है। मिड स्ट्रीम जो यूरिन है, क्वेश्चन ये प्यारा सा बनता है, जो मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है, मिड स्ट्रीम जो आपका यूरिन होता है, ये यूरिन है ये आपको सैंपल के लिए उपयोगी होता है। ये आपको सैंपल के लिए लेना जरूरी होता है, और सैंपल के लिए सबसे उपयोगी है वो मिड स्ट्रीम वाला जो यूरिन है, कल्चर है, जिसके लिए अपन सैंपल ले रहे हैं, वहां पे ये जरूरी। अब अगर बात करते हैं कि मिड स्ट्रीम वाला किस तरीके से लेते हैं अपन लोग, अगर अपन बात करते हैं मिड स्ट्रीम की, मिड स्ट्रीम जो है वो मिड स्ट्रीम आपका किस तरीके से लिया जाता है। मिड स्ट्रीम के अंदर फर्स्ट यूरिन पास, सबसे पहले आपको फर्स्ट यूरिन पास, क्या प्यारे बच्चों, फर्स्ट यूरिन पास, देन क्या करते हैं आप, देन वहां पे आप सैंपल लेते हैं,
और उसके बाद में सैंपल फर्स्ट यूरिन पास इन बाथरूम। यस या नो, आपको बाथरूम के अंदर थोड़ा सा यूरिन पहला वहां पे थोड़ा सा पास करना है, देन आपको क्या करना है, सैंपल कलेक्ट करना है, और देन आपको लास्ट यूरिन पास इन बाथरूम। समझ में आएगी बात। इस तरीके से जो मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है, ये क्या होता है, बेस्ट कल्चर का सैंपल होता है। ये क्या होता है, बेस्ट कल्चर का सैंपल होता है। लेकिन अगर बात आती है कि अगर पेशेंट है उसको कैथेटर लगा हुआ है, अगर जो पेशेंट है उसको बेटा कैथेटर लगा हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कैथेटर को क्या करना है, क्लैंप करना है। कैथेटर को क्या करना है, क्लैंप करना है लगभग 30 मिनट। सबसे पहली चीज तो यहां से सीख लो, जो कैथेटर है उसको क्लैंप करना है लगभग कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। और अगर सबसे पहला ऑप्शन, अगर वहां पे जो कैथेटर है वो अगर सुप्राप्यूबिक लगा हुआ है, अगर सुप्राप्यूबिक लगा हुआ है ऑप्शन में, तो सबसे पहले यहां से लेते हैं सैंपल, अगर सुप्राप्यूबिक लगा हुआ है। दूसरी बात, वहां पे सिरिंज एस्पिरेशन मेथड, वहां पे सिरिंज के द्वारा पहले उसको क्लेम कर दिया जाता है, देन उसको सिरिंज के द्वारा एस्पिरेट किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि ये यूरिनरी कैथेटर है। यहाँ पे लास्ट में जाते समय आपको पता है 2 बैलून मान लो, से 2 पोर्ट मान लो। एक से तो आपको पता है अपन बैलून को फुलाते हैं, दूसरे से आपको पता है अपन बैग को जोड़ते हैं, ये आप सभी लोग। तो यहाँ पे जो बीच वाला जहाँ पे हिस्सा, यहाँ पे आप नीडल को प्रिक करके और यहाँ से आप सैंपल उसका कलेक्ट कर सकते हो। यस या नो। दूसरी बात, और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो डिस्कनेक्ट वाला मेथड भी काम में आता है। अगर आप उसको डिस्कनेक्ट द ट्यूब, आप वहां पे उस ट्यूबिंग सिस्टम को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। डिस्कनेक्ट द ट्यूबिंग, यानी कि यूरोबैग से उस कैथेटर को डिस्कनेक्ट भी किया जा सकता है, और डिस्कनेक्ट करने के बावजूद भी आप वहां से क्या ले सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं। अब बात आती है प्रायोरिटी की, और प्रायोरिटी के अंदर ये है कि अगर उस ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर उसको या तो सुप्राप्यूबिक कैथेटर लगा हुआ है, या सिरिंज को एस्पिरेट करके निकाल लें, या फिर डिस्कनेक्ट करके निकाल लें, तो अगर वहां पे सुप्राप्यूबिक ऑप्शन में आ रहा है तो आपको इसको सबसे पहली प्रायोरिटी में, सबसे बेस्ट इसको सुप्राप्यूबिक वाले को माना गया है। देन अगर वहां पे डिस्कनेक्ट वाला मेथड भी लिखा हुआ है और सिरिंज एस्पिरेशन वाला अगर मेथड भी वहां पे लिखा हुआ है, तो इससे पहले ये आएगा सेकेंड नंबर पे। और देन अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है तो डिस्कनेक्ट वाला जो है, ट्यूबिंग डिस्कनेक्ट वाला, ये भी इसमें क्या है, इसका बेस्ट ऑप्शन है। यस या नो। लेकिन अपन इसको 30 मिनट तक क्या करते हैं, क्लैंप किया जाता है। 30 मिनट तक क्या किया जाता है, उसको क्लैंप किया जाता है। ये जो सारी चीजें हैं वो किससे रिलेटेड आ गई थी, आपकी यूरिन से रिलेटेड, यूरिन सैंपलिंग से रिलेटेड। और इसके जो सैंपलिंग के लिए आपको पता है मिड स्ट्रीम जो यूरिन है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, या फिर बहुत ही जबरदस्त इसका रोल है वहां पे। समझ में आएगी बात। ये इसका क्वेश्चन का आंसर था मिड स्ट्रीम वाला। यस या नो। सबसे प्यारा सा क्वेश्चन तो ये था ईटी ट्यूब से रिलेटेड, कि ईटी ट्यूब में सर से पहला क्वेश्चन आता है कि जो पायलट बैलून, या फिर जहां से एयर डालते हैं उस बैलून का नाम क्या है, उस बैलून का नाम है पायलट बैलून। सबसे पहला क्वेश्चन पायलट बैलून से। नेक्स्ट वन, एयर कितनी डालते हैं, 8 से 10 ml। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये या नो, समझ में। अगर सही अमाउंट में सब कुछ डाला हुआ है तो ईटी ट्यूब है वो ना तो लूज होगी, ना वहां पे एस्पिरेट होने के चांसेस रहेंगे। ये सब कुछ सही वहां पे रहेगा। क्वेश्चन यहां से बनता है बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि अगर जितनी एयर डालनी चाहिए थी उससे लेस एयर अगर आपने वहां पे डाली है, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, एस्पिरेशन होने के जरूर चांसेस होते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ईटी ट्यूब को फिक्स करने के लिए बैलून को नहीं फुलाया जाता है। फिक्स तो आपको पता है बाहर की साइड से कन्युकेट के द्वारा बांध के वहां पे उसको फिक्स होता है। लेकिन ये ऑलवेज ये प्रिवेंट द एस्पिरेशन, ये केवल और केवल किसको रोकता है, एस्पिरेशन को रोकता है। क्योंकि वहां पे जो क्लाइंट होता है वो क्लाइंट क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है, और उसकी जो स्मूथ मसल्स वगैरह वो होती हैं वो क्या सारी वो लूज होती है। ये तो वहां पे एस्पिरेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर लेस एयर वहां पे है तो एस्पिरेशन का चांस रहेगा। क्वेश्चन बहुत बार आएगा। उसने ये बोल दिया एग्जामिनर ने कि आपको पता है कि मोर एयर है वहां पे। ये नो, मोर एयर अगर आपने
डाल दी वहां पे, यस यस या नो, मोर एयर, ज्यादा डाल दी वहां पे। अब आपको पता है ये आपका ट्रेक है, ये आपकी, अगर आपने बहुत ज्यादा एयर डाल दी और उसका इस ट्रेकिया की वॉल के ऊपर अगर प्रेशर थोड़ा ज्यादा लग गया, मुझे एक चीज बताइए, ये जो प्रेशर है, ये ज्यादा प्रेशर अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो क्या वहां पे डैमेज होने के चांसेस नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। तो ज्यादा डालने से डैमेज हो जाएगा, सबसे पहला बात। तो दोनों क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। अब एटीट्यूब अगर दो प्रकार की आती है, सबग्लोटिक आती है, यस या नो, कफ और अनकप्ड भी आती है, यस या नो, कफ एंड अनकप्ड भी आती है। सबग्लोटिक वाला है वो बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही बेस्ट होता है, उसमें सक्शन का जो है पोर्ट दिया जाता है, और सक्शन पोर्ट से एक फायदा रहता है कि वहां पे एस्पिरेशन नहीं होता है, लेस चांसेज ऑफ एस्पिरेशन, यस या नो, जो एस्पिरेशन का चांस है वो क्या हो जाता है, लेस चांस हो जाता है वहां पे एस्पिरेशन का। और अगर कोई पेशेंट है और अगर वो मरीज वेंटिलेटर पे है, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बेड साइड पे होना चाहिए? उसका राइट आंसर आपका एम्बू बैग होगा प्यारे बच्चों, एम्बू बैग होगा। एम्बू बैग को आपको पता है बैग वॉल मास्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर किसी की एक्सीडेंटली ट्यूब निकल जाती है तो आपको ट्यूब वापस डालने की कोशिश ना करके आपको उस मरीज को हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है, यानी कि बैग एंड मास्क के द्वारा, यानी एम्बू बैग के द्वारा आपको उसको, आपको पता है जब आप एम्बू बैग के द्वारा उसको ऑक्सीजन देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कितना होता है, 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होता है वहां पे, 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वहां पे देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखने के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो है वो आपको बैग एंड मास्क के द्वारा दी जाती है, इवन एनआरबीएम से भी ज्यादा। एनआरबीएम आपको नाम सुना है, नॉन ब्रीथल मास्क, है ना, एनआरबीएम से भी ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी होती है। एनआरबीएम की आपको पता है 95% कंसंट्रेशन होती है, एनआरबीएम की 95% कंसंट्रेशन होती है, उससे भी ज्यादा होती है वो किसी होती है, एम्बूबैग की होती है, उससे ज्यादा भी मतलब किसी होती है, एम्बूबैग। तो सबसे बेस्ट, ये सबसे ज्यादा तो कंसंट्रेशन पावर है वो किसकी है, एम्बूबैग की है, यस या नो। यहाँ पे अगर किसी ने एक्सट्रूबेट कर लिया, आपको वापस डालने की जरूरत है नहीं है, आपको हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना है जिससे हाइपोक्सिया नहीं हो। हाइपोक्सिया नहीं होगा तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा और वो मरीज है वो फेल्योर में नहीं जाएगा। जैसे ना ये जो इमेज है आपको पता है फोगर मशीन इसको बोला जाता है, फ्यूमिगेशन के ये काम में आती है। जैसे नो फॉर्मलिन कैमेनोफोर वाली चीजें पहले डाला करते थे, आजकल इकोशील्ड बेसिसिल्ड जो है वो आता है। इस सॉल्यूशन के अंदर आता क्या है, इसके अंदर H2O2 आता है 11% वाला और सिल्वर नाइट्रेट आता है 0.01%। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। अगर इसके सॉल्यूशन को किस तरीके से करते हैं आप, तो 1 लीटर के अंदर आपको पता है कि 100 ml तो सॉल्यूशन होता है, 900 ml वाटर होता है, नॉर्मली वार्ड वगैरह के अंदर होता है। लेकिन जो एरिया ज्यादा कंटामिनेटेड होता है वहां पे इस 100 ml वाले को बढ़ा दिया जाता है और जो समय है इस टाइम को भी क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, समझ में आई। और 45 से 60 मिनट तक लगभग आधा से 1 घंटे तक उस कमरे को बंद करते हैं। इस फोगर मशीन के द्वारा वहां पे वेपर बनता है और वो जो वेपर है वो पूरे उस रूम के अंदर, पूरे उस आईसीयू के अंदर, पूरे उस ऑटो के अंदर घूमता है और वहां पे डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। जैसे ना रूम को वहां पे किसी प्रकार की एयर ना तो बाहर के अंदर आनी चाहिए और ना अंदर की एयर है वो बाहर आनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मॉड्यूलर ओटी के अंदर आपको पता है कि वेपर काम में नहीं लेते हैं, जैसे ना वहां पे वेपर काम में नहीं लेते हैं, वहां पे सॉल्यूशन तो इकोशील्ड वाला ये काम में लेते हैं, लेकिन उसका वहां पे पोसा लगाते हैं और वहां पे 200 ml का यानी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया जाता है, इस वाले सॉल्यूशन का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया जाता है। यस या नो। तीसरी चीज आपको पता है कि सेलन चार्ट के लिए कौन सी ऑप्टिक नर्व काम में, कौन सी क्रेनियल नर्व काम आती है, राइट आंसर इज ऑप्टिक। 12 क्रेनियल नर्व होती हैं। पहला होता है आपका ओल्फैक्टरी होता है स्मेल से रिलेटेड, दूसरा आपका ऑप्टिक होता है विजन से रिलेटेड, तीसरा आपका ओकुलर मोटर होता है जो आपका आई मूवमेंट से रिलेटेड है बच्चों, चौथा आपका ट्रोक्लियर होता है जो स्मॉलेस्ट होता है, फिफ्थ आपका ट्राइजेमिनल होता है जो लार्जेस्ट होता है, 6 आपका एब्डुसेंट होता है, 7 आपका फेशियल होता है और 8th आपका वेस्टिबुलो कोक्लियर होता है और 9th आपका ग्लोसोफेरिजियल होता है और 10 आपका वेगस होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लंबाई में ज्यादा फैली हुई, ये ज्यादा फैली हुई इसकी मतलब ब्रांचें वगैरह है, सबसे ज्यादा दूर में फैला हुआ है। और आपको पता है 11 नंबर की एसेसरी नर्व के नाम से जाना जाता है और 12वीं है वो आपको पता है कि हाइपोग्लोसल के नाम से जाना जाता है। ये सारी क्रेनियल नर्व से रिलेटेड बात थी और जिसके अंदर ऑप्टिक जो सेकंड जो आपकी है उसके बारे में अपने यहाँ पे क्वेश्चन
पूछा गया था। ये है ना यूरिन सैंपल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था कि फर्स्ट जो यूरिन है वो आपका प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है उसको चेक करने के लिए काम में आता है। मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है वो चाहे यूरिन सैंपल की बात करो चाहे यूरिन कल्चर की बात करो, वहाँ पे मिड स्ट्रीम सैंपल जाता है। थोड़ा सा यूरिन जो है वो आपको अवॉइड करना पड़ता है, देन बाद में आपको सैंपल लेना पड़ता है और लास्ट में आपको वापस से पूरा जो यूरिन है वो आपको अवॉइड कर देना है। कभी भी आपको यूरो बैग के अंदर जो आपको कलेक्ट है वो सैंपल नहीं लेना चाहिए। यूरो बैग का जो सैंपल है, यूरो बैग के अंदर जो यूरिन है उसका जो सैंपल है वो बिल्कुल आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो फिर सैंपल आप कहाँ से लेंगे, कौन सी टेक्निक अच्छी है? अगर किसी को कैथेटर नहीं लगा हुआ है तो आपने ले लिया, लेकिन अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है तो वहां पे सबसे पहले आपको आधा घंटे तक 30 मिनट तक उस कैथेटर को क्या कर देना है, क्लैंप कर देना है। और अगर उसको सुप्रा प्यूबिक लगा हुआ है तो वहां से आप ले सकते हैं। देन आपको पता है सिरिंज एस्पिरेशन मेथड होता है, और सिरिंज एस्पिरेशन मेथड सिरिंज को कहाँ पे, उस सुई को, उस निडल को कहाँ पे पेनिट्रेट किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये से नो। और आपको पता है उसके बाद में, या फिर उसको आप डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से उस वो बैग लगा हो यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं, देन वो यूरिन वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये से नो। आपको पता है ये पोर्ट होता है, ये बैलून के लिए पोर्ट होता है। इस बैलून को आपको पता है, उस बैलून के अंदर आपको पता है 10 से 30 ml तक क्या NS डालते हैं या फिर क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। NS जो आपका है वो करेक्टली गलत आंसर है। NS कभी भी नहीं डाला जाता है। आपको पता है NS से क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन होने के वजह से लॉन्ग टाइम पे वो वहां से लूज हो जाता है और लूज होके वहां से डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो ऑलवेज अगर आपको पता है उस बैलून को फुलाने के लिए अगर जो चीज काम में लेते थे वो काम में ली जाती है आपकी, क्या काम में ली जाती है, डिस्टिल वाटर। ये नो, आपको हमेशा के लिए डिस्टिल वाटर वहां पे काम में लिया जाना चाहिए बैलून को फुलाने के लिए। ये नो, यहाँ पे जो यूरिनरी कैथेटराइजेशन, यहाँ पे बैलून फुलाने का जो मकसद होता है, यहाँ पे जो बैलून फुलाने का प्यारे बच्चों मकसद होता है, ये बैलून फुलाने का मकसद होता है उसको फिक्स करने का। ये नो, बैलून यहाँ पे फूलता है तो उस कैथेटर को वहां अंदर जाके क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। वो जो बैलून है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फुला होता है। ये से नो। लेकिन जो ईटी ट्यूब के अंदर जो बैलून को फुलाते हैं, ये से नो, ईटी ट्यूब के अंदर जिस कफ को फुलाते हैं उसका मतलब वहां पे एस्पिरेशन को रोकना होता है, उसका मतलब वहां पे उस ईटी ट्यूब को फिक्स करने का मकसद नहीं होता है। लेकिन यूरिनरी कैथेटराइजेशन के अंदर अगर बैलून फुलाया जाता है तो उसका मतलब वहां पे उसको फिक्स करना होता है। ये से नो। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए विनायक नर्सिंग एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वीडियो वगैरह अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को सभी को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। मिनिमम अमाउंट के अंदर आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया।